हम लोग को आज करना है जैसे एसी जनरेटर करेंगे, उससे पहले पावर फैक्टर एक बार देख लेते हैं। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस फाई ये होता है ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर, या फिर इसको कहते हैं एवरेज पावर डिवाइडेड बाय आरएमएस पावर। दिस इज कॉस फाई। कॉस फाई को क्या कहते हैं हम? कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब देखो, जब हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था, दिस इज आर, दिस इज एक्स एल माइनस एक्स सी, दिस इज इम्पीडेंस, तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, वेयर एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्स सी क्या होता था? 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 2 पाई न्यू सी, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। दिस इज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। दिस एंगल इज फाई, अ कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो यहाँ पे देखो पावर फैक्टर का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक तो ये ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर या एवरेज पावर बाय आरएमएस पावर। देखो हम क्या कहते थे, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टिव सर्किट, यानी एलआरसी सर्किट क्या था? एवरेज पावर इक्वल टू ई वी आई वी कॉस फाई। तो कॉस फाई कितना हो गया? एवरेज पावर डिवाइडेड बाय ई वी आई वी। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एक स्ट्रेंगल से ध्यान में रखना है, ट्रायंगल से क्या ध्यान में रखना है? कॉस फाई क्या होगा? आर अपॉन जेड। तो कॉस फाई इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय जेड। कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। यहाँ तक नोट कर लिया, तो इसको मैं मिटाता हूँ। कॉस फाई विल बी इक्वल टू, तो कॉस फाई कितना हो गया इम्पीडेंस ट्रायंगल से? दिस इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। कॉस फाई इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय जेड, या आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। दिस इज पावर फैक्टर। कॉस फाई मीन्स दिस इज पावर फैक्टर। फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट, फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट मतलब सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली इज कॉल्ड नॉन इंडक्टिव सर्किट। तो नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होगा? नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? कॉस फाई क्या होता है? फाई होता है 0 डिग्री। या फिर देखो नॉन इंडक्टिव में क्या होता है? ये 0। तो नॉन इंडक्टिव के लिए क्या होगा? कॉस फाई इक्वल टू 1, फाई इक्वल टू 0। पावर फैक्टर कितना हो गया? 1 के बराबर। फेज एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। नॉन इंडक्टिव सर्किट मतलब सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इसमें पावर फैक्टर की कितनी वैल्यू हुई? 1। अब पावर फैक्टर मैक्सिमम हुआ 1 के बराबर। लेकिन यदि एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, एसी सर्किट containing इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, दो में से कुछ भी यदि हो, तो पावर फैक्टर कॉस फाई कितना होगा? 0। क्योंकि फाई क्या होता है? 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? 0 के बराबर। तो पावर फैक्टर 0 कहाँ होता है? एल वाले में, इंडक्टेंस वाले में, या फिर कैपेसिटर वाले में। तो पावर फैक्टर एसोसिएटेड विद
इंडक्टर इज जीरो एंड कैपेसिटर इज ऑल्सो जीरो। तो ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 नॉन इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का, और मिनिमम होता है 0। ये हुआ पावर फैक्टर। अब हम करा रहे हैं आपको एसी जनरेटर। ध्यान से देखो एसी जनरेटर क्या है। एसी जनरेटर विजुअल है ठीक से, चलो ठीक। एसी जनरेटर, पहले जनरेटर को डायनामो भी बोलते हैं, इसको डायनामो भी बोला जाता है। तो जनरेटर होता क्या है? ये ऐसा मशीन है जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म। जैसे इट इज ए डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into alternating इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मेन पॉइंट है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ और वो सेम डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं डीसी जनरेटर। लेकिन यदि डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग होता जा रहा है, तो उसको कहते हैं एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको चूंकि नथिंग इज जनरेटेड बाय द मशीन, इसलिए इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड मिसनोमर, इट इज कॉल्ड मिसनोमर बिकॉज nothing is generated by the machine, nothing is generated by the machine। कुछ भी जनरेट नहीं करता, it only converts one form of energy into another form, so its name should be alternator। कहता है नथिंग इज जनरेटेड बाय द मशीन, इट ओनली कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर का काम है। निकोला टेस्ला ने इसको 1888 में समझाया था, बताया था। तो निकोला टेस्ला की देन है ये। तो इट इज कॉल्ड मिसनोमर बिकॉज नथिंग इज जनरेटेड बाय द मशीन, इट ओनली कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। कहते हैं इसलिए इट्स नेम शुड बी ऑल्टरनेटर। अब देखो इसमें एसी जनरेटर में होता क्या सर, इसमें क्या क्या चीज लगा हुआ रहता है, इसके कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं और किस पे ये बेस्ड है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का? प्रिंसिपल क्या है इसका, किसका? एसी जनरेटर का। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे एक वर्क करता है। कौन? एसी जनरेटर। इट इज बेस्ड ऑन electromagnetic induction, that is whenever amount of magnetic flux linked with a coil, with a coil changes, EMF is induced in the coil, it lasts
so long as the change in magnetic flux continues. कहता है इट इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब तक किसी भी क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल। यदि क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप्ड इन द क्वाइल, इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। यही है इसका प्रिंसिपल। अब इसका कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, तो क्या क्या होता है इसमें देखो। कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर मेटल की क्वाइल होती है, जनरली कॉपर की। आर्मेचर, दूसरा फील्ड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड हम डेवलप करते, अप्लाई करते हैं, फील्ड मैग्नेट्स। स्लिप रिंग्स ब्रास की होती है वैसे। कार्बन ब्रशेस या फिर मेटालिक ब्रश। ये होता क्या है, जैसे देखो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को रखा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा नॉर्थ टू साउथ। इसके बीच में क्या करते हैं, क्वाइल रखते हैं। स्लिप रिंग एक यहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया। दिस इज आर्मेचर। ये स्लिप रिंग है R1 एंड R2। कार्बन ब्रशेस इसमें कनेक्टेड होते हैं, B1 एंड B2, और इसको सर्किट से हम लगा देते हैं। यदि ये ओपन सर्किट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी। ये क्या होता है, इसका काम है कि ये जो क्वाइल है, मान लो नाम दे दो P Q P डैश Q डैश, ये क्वाइल है। इसको क्या करते हैं, ये रोटर होता है, ये रोटेट करने का काम करता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होती है, सॉफ्ट लगी हुई रहती है। ये क्या करता है, क्वाइल को रोटेट करता है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। जैसे क्वाइल को रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से पास हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगा। अब जैसे देखो स्टार्टिंग में क्वाइल यदि ऐसे, फील्ड लाइंस बहुत कम है, जैसे जैसे क्वाइल रोटेट होगा फील्ड लाइंस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम फील्ड लाइंस चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे फील्ड लाइंस घटना शुरू हुआ, घटते घटते फिर मिनिमम जीरो। इस तरह से जैसे जैसे क्वाइल को रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्वाइल से चेंज होती जाती है। जैसे क्वाइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, फ्लक्स जनरेट होगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो कैसे होता है, देखो शॉर्ट में करा रहा हूं इसको, क्योंकि बेसिक ध्यान में रख रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे फ्लक्स क्या हुआ, एन है नंबर ऑफ टर्न्स क्वाइल की, NBA cos थीटा, थीटा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम ओमेगा टी। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, NBA cos ओमेगा टी। अब हमने क्या किया, इस क्वाइल को रोटेट करना शुरू किया। जैसे रोटेट करना शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इससे क्या हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होना शुरू होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जैसे चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, सेकेंड लॉ, इक्वल टू d∅dt माइनस d∅dt। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ d∅dt लिख सकते हैं,
एक्यूरेट लिखना है तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, चूंकि माइनस क्या साइन शो करता है, जिसके कारण डेवलप हुआ उसी का अपोज लेंज लॉ से, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो दिस ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो माइनस डी फाइव के बदले लिख दो एन बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। एन बी ए कॉमन, चूंकि ये क्या है कांस्टेंट, बाहर कर दिया, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, चेन रूल, फिर ओमेगा टी का ओमेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने क्या सीखा, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कॉइल से, चूंकि ओमेगा से हम इसको क्या करते हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जैसे इसको रोटेशन करना शुरू किया तो वैसे इसमें फ्लक्स का चेंज होना स्टार्ट हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होना स्टार्ट कर दिया। एज सुन एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंजेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द कॉइल व्हिच इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। फिर डिफ्रेंशिएट करके क्या आ गया हमारा, तो ई इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, व्हेन विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, कब होगा मैक्सिमम, तो व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, यदि इफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो ई इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, ई को ई नोट लिखते हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इक्वेशन हो गया ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी टाइम टी, दिस इज पीक वैल्यू, जिसका वैल्यू क्या है एन ए बी ओमेगा। यदि सर्किट क्लोज हो जाए तो क्या निकाल लेंगे हम, यदि मान लो बाहर वाले सर्किट पे आर है लोड रेजिस्टेंस, तो करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, दिस इज आई नोट पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। where I naught equal to NA B omega by R, maximum value of या peak value of induced current, this is peak value of induced current। यहाँ तक आया समझ में, यही मेन है इसका। अब देखो करते क्या है, तो हमने क्या सीखा था, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा किसी भी कॉइल से, हमारा ये था जनरेटर, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड है, हमने इसके अंदर कॉइल लिया था, कॉइल को रोटेट करना शुरू किया, स्लिप रिंग ब्रशेस B1 B2, स्लिप रिंग है R1 R2, ये जो है ना, ये टर्न, ये जो आ रहा है आपको, दिस इज कॉइल, मान लो कुछ भी नाम दे दो, जैसे P P डैश Q Q डैश, इसको रोटेट करते हैं, तो ये जो टर्मिनल है, ये पॉइंट जो है, ये इसके अंदर रोटेट होता है, ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग क्या करता है, कॉइल के साथ रोटेट होता रहेगा, तो इसमें ये रोटेशन होता जाएगा, इसलिए क्या होता है, हर एक हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, क्योंकि ये देखो इस समय क्या है, थीटा कितना है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया किधर, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, नॉर्मली थीटा 90 डिग्री, क्यों, कॉइल का एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हुआ मैक्सिमम। ध्यान देना यहाँ पे, हमने फ्लक्स की जब बात किया था तो ये था NBA cos थीटा, यानी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और हमने जब इंड्यूस EMF निकाला तो NAB ओमेगा साइन थीटा, यानी साइन ओमेगा टी, यही था ना। तो ध्यान देना, जब ये क्या है कॉइल, कॉइल की डायरेक्शन किधर हुई, नॉर्मली अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, लेफ्ट से राइट, थीटा कितना हो गया 90,
इस समय इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। cos 90 क्या होता है, 0, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम। ये जब 0 है तब ये मैक्सिमम है। अब यदि ये कॉइल ऐसा आ जाए इस तरह से, जैसे मैं हाथ दिखा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि ऐसे था, अब घूमते घूमते देखो फील्ड लाइंस चेंज होगा। अब कहां तक पहुंच गया, θ0 पे। θ0 का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स मैक्सिमम, NAB ओमेगा, NAB। क्योंकि जब ये θ0 डिग्री तो cos 0 1, तो फ्लक्स कितना हो गया, NBA। इस समय θ0 तो EMF कितना हो गया, मैक्सिमम। तो हमने क्या देखा, EMF 0 से मैक्सिमम तक, फिर अपोजिट डायरेक्शन में पहले 0 होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम तक। तो इस तरह से इसका ग्राफ क्या आता है, EMF इस तरह से एक फुल टाइम पीरियड हो गया, क्योंकि इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, ये ग्राफ आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, AC के फॉर्म में इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट का डेवलपमेंट होता है। कैसे डेवलप हुआ, स्लिप रिंग लगा के। यदि इसी में स्प्लिट रिंग यूज करता, आधा काट के, तो उस समय क्या होता है, DC जनरेटर का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। और ये जो रोटर है, जिसको मैंने कहा पहले, ये जो कॉइल है इसको रोटेट करना होता है। रोटेट कैसे करते हैं, मैंने कहा ए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा से रोटेट करते हैं। तो बहुत सारे इसके प्रोसेस है रोटेट कराने के। जैसे डैम के पास क्या होता है, वाटर काफ़ी हाइट पे होता है, वहाँ से पानी गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, ये टरबाइन इसको रोटेट करता है। इसके रोटेट करने से कॉइल रोटेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होता है, और इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से थर्मल एनर्जी का भी यूज करके हम करते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, किसी भी तरह से हमें इसको रोटेट करना होता है कॉइल को। वैसे निकोला टेस्ला ने सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था ये। और आजकल चेंज हो गया, अब क्या करते हैं, कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं और ये मैग्नेट को ही रोटेट कराते हैं। जैसे कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट को ही रोटेट करा रहे हैं। तो किसी भी तरह से यदि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी चेंजिंग। तो जैसे फील्ड लाइंस चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड करंट का डेवलपमेंट होगा। क्लोज सर्किट में इंड्यूस्ड EMF हमेशा डेवलप होगा। ठीक है, यही है अल्टरनेटिंग AC जनरेटर। समझ में आया? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो, कमला पेडल्स ए स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ विच आर अटैच्ड टू ए 100 टर्न कॉइल, यानी वी हैव गिवन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल कितना, 100, of area 0.10 meter square, area is 0.10 meter square. The coil rotates at half a revolution per second, means इस पॉइंट पे बच्चे फंसते हैं, हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब वी हैव गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ पैडलिंग इज हाफ हर्ट्ज, दैट इज 0.5 हर्ट्ज. It is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla. We have given magnetic field equal to 0.01 Tesla. Perpendicular to the axis of rotation of the coil, what is the maximum voltage generated? The maximum voltage generated मतलब Emax, NAB omega. This is induced EMF maximum. तो कितना हो गया, N का वैल्यू डालो 100, एरिया 0.10, मैग्नेटिक फील्ड 0.01, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई हो गया 3.14, न्यू हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसको हटाओ 100 आ गया, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.314 वोल्ट, दिस विल बी द आंसर, होना यही चाहिए। ठीक है, तो देखो एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। आखिर हमने AC पढ़ना क्यों स्टार्ट किया? जैसे एडिसन ने क्या कहा था, पूरी दुनिया को हम DC सप्लाई करेंगे, फिर एडिसन के यहाँ इन्होंने काम किया टेस्ला,
और उन्होंने कहा नहीं हम एसी का जनरेशन कर सकते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो कहा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इन्होंने इन्वेंट किया, वैसे सारे खर्चे प्रोवाइड किए थे एडिसन साहब ही। तो फिर उन्होंने जब इसकी डिस्कवरी की तो इन्होंने कहा इससे फायदा क्या होगा कि ये काफ़ी सस्ता होता है। जैसे अब देखो पानी जमा करो डैम में, पानी गिराओ, टरबाइन रोटेट कराओ, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो गया। विंड ब्लो हो रही है ऑटोमेटिक, हम तो नहीं हवा बहाते हैं, ऑलरेडी वो विंड ब्लो होती है। क्या करो, ब्लेड सब जो होता है उसको कनेक्ट करके क्या करते हैं, टरबाइन रोटेट करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वही एसी का। तो कहता है इसके बहुत सारे एडवांटेज क्या है, जैसे ये तो सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होते हैं। देन डीसी, क्योंकि डीसी में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डीसी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर क्या होता है, रिडॉक्स होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, हम केमिकल्स लेते हैं जो काफ़ी खर्चा पड़ता है उसमें। जबकि इसमें तो कुछ नहीं है, एक बार कनेक्ट कर दो और उसके बाद वो रोटेट करते जाओ, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है देन डीसी। फिर देखो इसको आसानी से, इसके वोल्टेज को हम चेंज करते हैं, बढ़ा भी देते हैं घटा भी देते हैं। कैसे, चेंज्ड बाय ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज करके यदि मान लो वोल्टेज इंक्रीज करना है, इफ वी वांट टू इंक्रीज द वोल्टेज, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि वोल्टेज को डिक्रीज करना हो तो उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसका यूज करके तो हम क्या करते हैं, एसी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। एसी को हम रिड्यूस करते हैं चौक कॉइल का यूज करके। एक्चुअल में चौक कॉइल में इंडक्शन होता है, एल होता है, और हमने पढ़ा है कि एल में क्या होता है, पावर लॉस नहीं होता। तो विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट। फिर क्या कहते हैं, इसको दूर तक, काफ़ी डिस्टेंस तक एसी को भेजा जा सकता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन में, 25 और 26 क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन जो ट्रांसफार्मर पे बेस है। वहाँ पे सिखाएंगे कि हाई वोल्टेज जब हम सप्लाई करते हैं एसी से तो एनर्जी लॉस बहुत कम होती है, तो इसलिए इसको दूर तक भेजा जा सकता है। इसको एसी, यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो एसी को हम डीसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे, बाय यूजिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। ये एक्चुअल में पीएन जंक्शन होता है। ये हम रेक्टिफायर की स्टडी करेंगे, जो कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काफ़ी सिंपल होता है। एसी मशीन हमेशा सिंपल होता है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, इसको ध्यान रखना, इतना पॉइंट जरूर याद कर लेना। ये देखो, अब देखो है क्या डिसएडवांटेज एसी का ओवर डीसी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एसी इज हाई। हम क्या जानते हैं, जैसे आई इक्वल टू आई नॉट बाई √2, तो आई नॉट कितना हो गया, √2 टाइम्स आई। इसी तरह वोल्टेज, ये आरएमएस वैल्यू है, इसी तरह वोल्टेज आरएमएस क्या होता है, ई नॉट बाय √2, तो ई नॉट विल बी √2 टाइम्स ईवी। यदि मान लो आरएमएस वैल्यू हमें 220 वोल्ट दिया हुआ, तो पीक वैल्यू कितना हो गया, 311 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब क्या हो गया, जब पीक वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो कि डेंजरस है इसके साथ वर्क करना, अचानक वैल्यू बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, शॉक लग सकता है। और ये शॉक जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव है, चिपक जाता है इंसान यदि करंट एसी लगा तो। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग, ये सब डीसी से होता है, एसी के थ्रू हम नहीं कर सकते। इसी तरह चूंकि एसी जब फ्लो होता है तो ये मेटल के सरफेस से फ्लो होता है, तो सरफेस से जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा सरफेस से फ्लो होता है। ये सरफेस